हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज हम लोग क्लास 8 पॉलिटी एनसीईआरटी की नेक्स्ट वीडियो को देखने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने क्लास 8 पॉलिटी स्टार्ट किया था। मोस्ट प्रोबेबली बस एक और दिन में क्लास 8 पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने अगर क्लास 6 और क्लास 7 के एनसीईआरटी पॉलिटी नोट्स को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे और क्लास 8 को भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को दुरुस्त करके रखिए। मार्च में आप लोगों का एग्जाम निर्धारित है, इसको हल्के में ना लीजिए। कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है, तो आप दिन रात प्रैक्टिस कीजिए और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, धर्म को राज्य से अलग करने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आप धर्मनिरपेक्षता जो है संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है ना? कि संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था, इसी को पंथनिरपेक्ष भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, और इसके अतिरिक्त दो और शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, जिसमें एक है समाजवादी, ठीक है, एक हो गया समाजवाद और दूसरा है अखंडता। ठीक है ना? यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, अखंडता और पंथनिरपेक्ष चीज़ों को, इन तीनों तथ्यों को जोड़ा गया। ठीक है? चलिए, इसी में है कि 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। ठीक है? मतलब एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर आधिपत्य स्थापित ना करे। ठीक है? चलिए, दूसरा पॉइंट है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को ना दबाए। ठीक है ना? मतलब धर्म एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि एक सदस्य दूसरे सदस्य को ना दबाए। ठीक है? यानी उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित करे। तीसरा पॉइंट है, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ठीक है ना? यानी राज्य क्या करेगा, किसी भी खास धर्म को किसी भी व्यक्ति पर नहीं थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। यानी वो अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है? क्या है? अहस्तक्षेप की नीति। चलिए, देखिए, धार्मिक वर्चस्व को रोकने का दो तरीका, एक अहस्तक्षेप की नीति और दूसरा है हस्तक्षेप की नीति। ठीक है? इन दोनों चीज़ों को हम, हस्तक्षेप की नीति को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अभी अहस्तक्षेप की नीति को पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या है? इसका अर्थ है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने एवं धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। ठीक है? देखिए, हस्तक्षेप मतलब क्या होता है? किसी के मामले में हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं करना। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें क्या होगा कि राज्य क्या करती है? सभी धर्म की भावनाओं का सम्मान करती है। ठीक है? सभी धर्म की भावनाओं का सम्मान करती है और सभी के धार्मिक क्रियाकलापों में दखल नहीं देती है। ठीक है? और कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट देती है। अब क्या विशेष छूट देती है, इसको हम लोग आगे पॉइंट में पढ़ते हैं। जैसे सिख जो पगड़ी पहनते हैं, उन्हें हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्योंकि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो इन्हें वे विशेष छूट मिल रहा है ना सिख को, यही समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है। तो तीसरा तरीका क्या है? तो यह है हस्तक्षेप का तरीका। हस्तक्षेप में क्या था कि दूसरे की भावनाओं का, दूसरे की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसका सम्मान करें, उसमें हम लोग दखल अंदाजी ना करें। ठीक है ना? चलिए, और इसमें का तीसरा तरीका क्या है कि हस्तक्षेप का तरीका। तो हस्तक्षेप का तरीका क्या हुआ? जैसे देखिए, छुआछूत या अस्पृश्यता। देखिए, छुआछूत या अस्पृश्यता पर अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो क्या यह खत्म होगी? कभी नहीं खत्म होगी ना। तो इसलिए यहाँ पे हस्तक्षेप करना यानी इंटरफेयर करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये आप यहाँ से समझ रहे हैं, तो छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन, और आप यहाँ पे याद रखिएगा इसका संबंध किस आर्टिकल से है? छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो अच्छे से देखिए और आपको पता भी होगा, ये चीज़ मूलभूत बातें हैं पॉलिटी की। चलिए, उसके बाद है, अब देखिए एक डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है कि अमेरिका का धर्मनिरपेक्ष और भारतीय का धर्मनिरपेक्ष, क्या डिफरेंस है इन सब के बीच में। ठीक है? तो इसमें धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है। जो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता है उसमें क्या होता है कि धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है। इसमें राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। यानी यहाँ पे हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं है। ठीक है ना? राज्य को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। कहाँ पे? अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में। ठीक है? और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अभी हम लोगों ने पढ़ा अहस्तक्षेप और हस्तक्षेप दोनों का प्रावधान है। ठीक है ना? देखिए, इसमें क्या है, राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। कैसे छूट दी गई? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन करके। चलिए आगे बढ़े। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका मामला फासला सैद्धांतिक है। ठीक है ना? तो यही बात है जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करनी है। देखिए, इसमें हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं ना, इसमें 4
2-3 पॉइंट है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहते हैं और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े थे, ठीक है ना? कौन-कौन से? पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आप लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 जो वर्णित है उसको भी एक बार याद कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है तो संविधान का भी जो भी पॉइंट होता है उसको आप कवर करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ फैक्ट्स है, 1-2 फैक्ट्स है, उसको आप देख लीजिए। देखिए, पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल कब किया गया था? तो पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका सबसे पहले यूज़ कब किया गया था? 2004 के आम चुनाव में, ठीक है ना? 2004 के आम चुनाव में हुआ था। चलिए, अगला पॉइंट है, देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन है? तो देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन है? संसद, ठीक है ना? यानी देश का जो सर्वोच्च कानून बनाता है वो कहाँ बनता है? संसद में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है? चलिए, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है? यहाँ तक आप लोग का 4 पॉइंट क्लियर हुआ। ईवीएम का इस्तेमाल 2004 में। देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन है? संसद। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा के चुनाव में देश को, ये हम लोगों ने, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। लोकसभा के चुनाव में देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों से एक उम्मीदवार को संसद में भेजा जाता है। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। ये सेम टू सेम लाइन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? क्लास 7 में पढ़ा था, है ना? तो आप अगर उसको पढ़े होंगे इस वीडियो को तो आप एकदम सेम टू सेम लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से कुछ फैक्ट को मैं बता देती हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीट है 40, क्योंकि आप बीपीएससी, टीआरई 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बिहार के अंदर आयोजित होने वाले कोई भी एग्ज़ाम में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार में लोकसभा की सीट है 40, राज्यसभा की सीट है बिहार में 16, ठीक है? विधानसभा की सीट है 243 और विधान परिषद की सीट है बिहार में 75, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। बीच-बीच में कोई-कोई फैक्ट मुझे याद आता है तो मैं आप लोगों को रिकॉल कर रही हूँ, बस आप लोग भी पढ़ लें, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है संसद के काम। संसद के काम क्या है? तो संसद के काम है राष्ट्र सरकार का चुनाव करना, ठीक है? संसद का काम क्या है? राष्ट्र सरकार का चुनाव करना। चलिए, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, ठीक है? फिर कानून बनाना, ठीक है? और कानून को लागू कौन करती है? कार्यपालिका। और संसद क्या करती है? कानून बनाती है, यानी विधायिका का कार्य करती है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब बस एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, इस पे ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है, चलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये सब पता ही है। अब देखिए, संसद के अंग होते हैं, संसद के 3 अंग हैं, कौन-कौन से? संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है? तो संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह है अनुच्छेद आर्टिकल 79 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 79 के तहत। चलिए, आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना के बारे में कहा गया है, ठीक है? आर्टिकल 80 क्या है? राज्यसभा की संरचना के बारे में। और आर्टिकल 81 क्या है? आर्टिकल 81 का संबंध है लोकसभा की संरचना से। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसके बाद इसको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये तो आपको पता ही होगा कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, ठीक है ना? जिसकी पार्टी बनती है उसी के मुखिया को क्या होता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लोकसभा में जो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है आमतौर पे उसी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, ठीक है? उसका निर्वाचन नहीं होता है, उसे नियुक्त किया जाता है। आप ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है, ठीक है? चलिए, राज्यसभा क्या करती है कि कोई कानून जो लोकसभा द्वारा पारित होता है उसकी समीक्षा करती है और ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करती है। और आपको पता होगा कि राज्यसभा वित्त विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है ना? विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। उसमें चलिए, इसमें क्या है? तो देखिए, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनके बारे में दिया गया है कि राज्यसभा में क्या है कि 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत होते हैं, ठीक है? यानी टोटल 245 होते हैं सदस्य, ठीक है? 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 जो होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत होते हैं। आपको इतना पता है। चलिए, समय व्यर्थ नहीं करें। अगला है कि लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? ये सारे एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं, कहीं से भी मैंने इधर-उधर से नहीं उठाया है, तो आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से कर लें यहीं पे, ठीक है ना? चलिए, लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1951 से 1952 में, ठीक है? लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1951 से 1952 में। चलिए,
उसके बाद है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है 47। ये सारे फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा। अनुसूचित जाति के लिए कितना है 84, अनुसूचित जनजाति के लिए है 47। देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि 1870 का राजद्रोह एक्ट। 1870 का राजद्रोह एक्ट क्या है? तो इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है ना? यानी कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहा है या आलोचना कर रहा है तो उसे बिना मतलब उस पर मुकदमा चलाए उसे अरेस्ट किया जा सकता था। इसका संबंध किससे? 1870 के राजद्रोह एक्ट से, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? यह किया गया था 10 मार्च 1919 को, ठीक है? 10 मार्च 1919 को क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था गिरफ्तार? जस्ट 1 महीने बाद 10 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना? किनको? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। चलिए रॉलेट एक्ट आया था 10 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कहाँ पे है? अमृतसर में है। ये आपको पता ही होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005, ठीक है? चलिए इसके अंतर्गत क्या है? संशोधन कानून 2005 के तहत क्या है कि इसके अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है, ठीक है? बेटे बेटी उनकी माँ को क्या होगा कि संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू हिंसा कानून कब आया था? 2005। याद रखिएगा घरेलू हिंसा कानून कब आया? एनसीईआरटी का पॉइंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। घरेलू हिंसा कानून 2005 में आया था। महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा की बात इसमें की गई थी। इसमें घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा दी गई थी, ठीक है ना? घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा दी गई थी और घरेलू हिंसा कानून कब आया? 2005 में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लॉयर्स कलेक्टिव क्या है? ठीक है, लॉयर्स कलेक्टिव एक नया टर्म है, ठीक है? चलिए क्या है? तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। लॉयर्स कलेक्टिव है, लॉयर्स वकील हुआ पता ही है। चलिए कलेक्टिव क्या है? समूह होता है। तो वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन, ठीक है? चलिए इसके अंतर्गत क्या होंगे? वकील होंगे, कानून के विद्यार्थी होंगे और समाज वैज्ञानिकों का संगठन होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ है, ठीक है? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ है? तो यह हुआ है 2006 से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू हिंसा कानून। अब इसका एक डेफिनेशन है कि यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को हिंसा से निजात पहुंचा विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, ठीक है ना? मौलिक अधिकार किस देश से लाया गया है? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान इंडिया में कहाँ से आया है? तो रूस से आया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से डैश के पास है। तो संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास है? तो न्यायपालिका के पास है, ठीक है? चलिए न्यायिक समीक्षा क्या है? तो न्यायिक समीक्षा क्या होती है? यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, ठीक है? यानी न्यायपालिका को लगता है कि अगर संसद कोई कानून बना रही है और उसको बनाने के अंतर्गत या वह जो उसे पारित कर रही है उसके अंतर्गत किसी आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हुआ यानी बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया गया है, तो वो क्या करती है न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार प्रदत्त है अनुच्छेद 21 में, ठीक है ना? जीवन का अधिकार या स्वास्थ्य का अधिकार प्रदत्त है अनुच्छेद 21 में। यानी अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और इसमें काफ़ी विस्तृत सूची है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को सॉरी मुझे यहाँ पे ना डाउट हो रहा है, यहाँ 25 जनवरी 1950 हो। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसे अब हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में जाने जाते हैं। किसके दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। चलिए देखिए इसमें एक क्रम है, चलिए उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? देखिए सबसे नीचे क्या होता है? अधीनस्थ अदालत होता है या जिला अदालत होता है या निचली अदालत होता है, ठीक है ना? वरीयता श्रेणी है एक तरह से। जैसे हम लोगों ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पढ़ा था, उसी स्तर पे अधीनस्थ अदालत, जिला अदालत और निचली अदालत। उसके बाद होता है उच्च न्यायालय, ठीक है ना? और उसके ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद है कि उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में की गई थी, ठीक है ना? उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? 1862 में की गई थी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में की गई थी। चलिए दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन एक बार बस पढ़ लीजिए।
चलिए 1966 में, ठीक है। चलिए पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पंजाब और हरियाणा का साझा न्यायालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में, ठीक है ना। चलिए 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के गुवाहाटी में ही एक उच्च न्यायालय रखा गया, ठीक है ना। तो इसको एक-एक बार इन यहाँ से जो फैक्ट्स हैं ना, इसको आप एक बार बस पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत में एकीकृत न्याय की व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो एकीकृत न्याय की व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं, ठीक है ना। देखिए एकीकृत न्याय की व्यवस्था मतलब क्या हुआ कि जो भी फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं तो उसे नीचे की सभी अदालतों को मानना होगा, यानी उसकी वह अवहेलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। चलिए